सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से सुयश सोनी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रह्मवर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान में, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो एक साइलेंट डिजास्टर के बारे में है। अब यह साइलेंट डिजास्टर क्या है, आइए जानते हैं। हमने वर्ष 2025 में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं देखी हैं, जैसे लॉस एंजलिस में भयानक जंगल की आग या हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़। कुछ लोगों ने इन्हें केवल खबरों में देखा है, जबकि कुछ लोगों ने इन्हें खुद झेला है। लेकिन इन साफ दिखाई देने वाली आपदाओं के बीच एक और डिजास्टर है, एक और ऐसी आपदा है जो हर मिनट हर सेकंड चुपचाप बढ़ रही है। और यह आपदा प्रकृति की नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। इट इज़ अ ह्यूमन मेड डिजास्टर और यह है प्लास्टिक की आपदा। अब आप में से कई लोग ये पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक को आपदा क्यों कहा जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक प्रदूषण नहीं है? इज इट नॉट अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिजास्टर? अब प्लास्टिक केवल प्रदूषण नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक संकट बन चुका है। आइए समझते हैं कैसे। हर साल दुनिया में 400 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, 400 मिलियंस। इसमें से केवल 9% ही रिसाइकल हो पाता है और बाकी का बचा हुआ प्लास्टिक कूड़े के ढेरों में, समुद्र में, मिट्टी और यहाँ तक कि हवा में भी पहुँच जाता है। हर साल लगभग 1 लाख समुद्री जानवर इसको खाने या उसमें फंसने से मर जाते हैं। ये ओशन के इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है। करीब 90% समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक पाया गया है। पॉलीथीन टूटकर या प्लास्टिक टूटकर माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाते हैं, जो खाने की श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। खाने की श्रृंखला अथवा हमारी फूड चेन, जो कि मछलियों, पक्षियों, जानवरों और इंसानों तक पहुंच जाता है। माइक्रो प्लास्टिक इंसानों के खूनों में, फेफड़ों में और इसमें से जो मौजूद रसायन है जैसे BPA, थैलेट्स, ये सब हमारे फूड चेन में आके हमारी हेल्थ को बिगाड़ते हैं, जिससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस, रिस्क ऑफ कैंसर या बांझपने का, इनफर्टिलिटी का खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी इसमें मानसिक जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट है उसमें भी यह रुकावट दे सकता है। अब आप ये समझ ही चुके होंगे कि इसे हमने आपदा क्यों कहा गया है, क्योंकि यह अब हमारी आम जिंदगी को भी असर कर रहा है। आज धरती का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां प्लास्टिक ना पहुंचा, फिर चाहे वो इस समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट हो, डीपेस्ट ट्रेंच हो, या फिर धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट ही क्यों ना हो। पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज़ ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अब सवाल उठता है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतना सारा प्रोजेक्ट्स लाने के बावजूद भी प्लास्टिक का यूज़ क्यों नहीं रुका? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि यह लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ है और लोग अपनी सुविधा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। लोग अपनी सुविधा से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम इसे पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन अब हमें इसका एक बीच का रास्ता ज़रूर निकालना होगा। सच्चाई यह है कि हम प्लास्टिक का पूरी तरीके से इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल ही इसके कचरे की सबसे बड़ी वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कचरे जैसे जला देना चाहिए, लेकिन यह समाधान नहीं है। इससे हवा में ज़्यादा पॉल्यूटेंट प्रदूषण फैलेगा और नुकसान और बढ़ जाता है। इस आपदा को रोकने के लिए केवल रिसाइकल करना ही काफ़ी नहीं है। हम सभी ने बचपन से स्कूलों में 3R जानते हैं। वो है रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकल मतलब उसको वापस इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना, रीयूज़ मतलब इसे दोबारा इस्तेमाल करना। अब इसमें एक और R जोड़ने की ज़रूरत है और वह है रिफ्यूज़
माने प्लास्टिक लेने से मना करना, इग्नोर। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 45% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ही रिसाइकल होता है। बाकी का बचा हुआ 55% या कचरा बन जाता है। इससे यह साफ है कि अगर हम रिसाइकलिंग को बढ़ाएं तो प्लास्टिक कचरे की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि पॉलीथीन का प्रॉपर डिस्पोज ना होना, यानी पॉलीथीन का कचरे में प्रॉपर ना डिस्पोज होना रिसाइकलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। जैसे हम उसे सुधारने की आवश्यकता है, जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा, या जिसे हम इंग्लिश में वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं। हमें इसको प्रॉपर से मैनेज करना होगा। पॉलीथीन की रिसाइकलिंग में जिसको इफेक्ट करता है, जैसे कि उसमें लगा हुआ तेल, सब्जी या अन्य किसी भी चीज़ का दाग गीले और सूखे कचरे के साथ में डालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पे इफेक्ट करती है। जैसा कि एक समझदार व्यक्ति ने कहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी सिर्फ सरकार या अथॉरिटीज़ ही इस समस्या को हल नहीं कर सकते। हमें भी अपने एंड से अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। यह सब बुनियादी नागरिक समझ, या जिसे हम इंग्लिश में सिविक सेंस कहते हैं, सिविक सेंस वहाँ से शुरू होता है। आपने सोशल मीडिया और खबरों में देखा होगा कि जब लोग पहाड़ी इलाकों में, अभी रिसेंट की ही बात है, यदि लोग पहाड़ी इलाकों में पर्यटन स्थलों में घूमने जाते हैं, आपने अभी सोशल मीडिया में देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट पर लोग कूड़ा फेंक के आ रहे हैं, वहाँ पे लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डिस्पोज कर रहे हैं। या त्योहार के समय जैसे गणेश विसर्जन में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का प्लास्टिक का कचरा पानी में ना जाए। जैसे कि हम हमारे भगवान को सजाने और उनके श्रृंगार में गणपति जी या फिर दुर्गा जी या जो भी हमारे डीटी है उनको सजाने में जो प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसे हमें विसर्जन से पहले निकाल लेना चाहिए। जैसे थर्माकोल हो गया, प्लास्टिक की कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए, यह सब। एक और सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन से यह पता चला है कि जैसे हम किसी चिप्स का पैकेट या दूध के पैकेट को खोलते हैं तो अक्सर हम कॉर्नर को कट करके अलग कर देते हैं, और वह छोटा सा टुकड़ा जिसको हमने कट करके अलग किया है इतना हल्का होता है कि इसे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अक्सर यही छोटे प्लास्टिक के टुकड़े नालियों में, जल स्रोतों में या अन्य जगहों पर पहुंचकर प्रदूषण फैलाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना और रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें कलेक्शन करने में भी बहुत मुश्किल जाती है। अगर हम पैकेट को इस तरह से खोलें कि उसका कोना पूरी तरह अलग ना हो तो पूरा पैकेट आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। खरीदारी के समय हमें हमेशा कपड़े या जूट का बैग साथ रखें ताकि हमारा पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम हो। और प्लास्टिक का रिसाइकलिंग ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल सड़कों के लिए, बिटुमेन बनाने के लिए, जो वेस्ट हमारा जो प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स में मिलाकर या फिर जो कंक्रीट की सड़कें हैं उसमें मिलाकर भी इसका कोई उपाय है, जैसे इस खामोश आपदा को हम रोक सकते हैं। बहुत सारी और भी प्राकृतिक व जीवन को हम बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस तरह के और शोध आधारित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रह्मर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान को। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद।